नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे डायरिया डिजीज के बारे में। और डायरिया डिजीज ये एक छोटे बच्चों में मृत्यु के कारणों में तीसरे नंबर की बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसलिए इसका अगर समय पर इलाज नहीं कराया तो बच्चों में डेथ की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो समझते हैं कि डायरिया होता क्या है। यानी कि अगर बच्चा एक दिन में 3 से 4 बार वाटरी या लिक्विड के रूप में स्टूल पास आउट करता है तो उसे डायरिया माना जाता है। अब इसके कारण क्या है डायरिया होने के कारण जैसे बहुत सारे हैं। कुछ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, इनके कारणों से भी डायरिया होता है। और कुछ विशेष जो वायरस हैं जैसे रोटा वायरस, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने वैक्सीन की शुरुआत की जा चुकी है। ये ज़्यादातर सर्दियों में रोटा वायरस का जैसे इफेक्ट होता है वो ज़्यादातर सर्दियों में रहता है। जैसे बैक्टीरिया होता है जैसे इकोलाई, सिगेला, इनका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादातर गर्मियों या बरसात के दिनों में इनके कारण बच्चों में डायरिया होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और इसके अलावा जो और कारण है जैसे कि अगर बच्चे को ओवर फीड करा देना या फूड पॉइजनिंग के कंडीशंस हो सकती है, या बच्चा अगर जो एंटीबायोटिक यूज कर रहा है तो उसमें भी डायरिया होने के चांसेस रहते हैं, या बच्चों में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण है बच्चे और उनको की वजह से भी डायरिया हो सकता है। तीसरा एक जैसे कि जो इसके सोर्स की बात करें तो जैसे एनिमल के जो फीसेस होते हैं, जैसे जो जानवर होते हैं वो अपना फीसेस हैं, उनकी वजह से भी इस डायरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आगे समझते हैं कि जो डायरिया है ये कितने प्रकार का होता है। क्लिनिकली देखा जाए तो डायरिया के 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया का मतलब होता है कि बच्चे में डायरिया एक अचानक स्टार्ट होता है और इसकी जो टेंडेंसी है वो करीब 5 से 6 दिन तक ये लगातार रह सकता है। एक होता है क्रोनिक डायरिया, यानी कि जो बच्चे को में जो डायरिया है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, यानी कि 14 दिन से ज़्यादा समय तक अगर वो चलता है तो उसे क्रोनिक डायरिया बोला जाता है। अब क्रोनिक डायरिया के कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि जो एक्यूट डायरिया है उसके कारण हो सकते हैं कि बच्चे में कोई इन्फेक्शन हो गया है, बच्चे के अंदर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। लेकिन क्रोनिक डायरिया जो 14 दिनों से लंबे समय तक चल रहा है तो उसके लिए कोई विशेष कोई बीमारी यानी कोई इंटेस्टाइन से संबंधित या लीवर से संबंधित या स्टोमक से संबंधित कोई डिजीज हो सकती है, यानी कि कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो सकता है। थर्ड जो आता है उसे हम डिसेंट्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्यूट एक्यूट डायरिया की तरह ही होता है, लेकिन इसमें स्टूल के साथ-साथ ब्लड भी आने लग जाता है, तो इसे डिसेंट्री बोला जाता है। इसका कारण क्या होता है कि कोई इंटेस्टाइनल में कोई डैमेज या ट्रॉमा उत्पन्न हो जाना, जिसकी वजह से डिसेंट्री के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो डायरिया यानी कि बच्चों में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंस किस एज ग्रुप में होता है। बच्चों में विशेषकर जो 6 मंथ से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 6 महीने से 2 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनमें डायरिया होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब कारण क्या है कि इनमें क्यों सबसे ज़्यादा डायरिया होता है कि 6 मंथ के बाद जो मदर से जो बच्चे को एक एक्टिव इम्यूनिटी मिली थी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसका ग्राफ है, यानी कि जो एक्टिव इम्यूनिटी थी, वो डिक्रीज़ होने लगती है थोड़ी। दूसरा इसमें कारण क्या है कि जैसे कि बच्चा 6 मंथ के बाद जो मदर फीड पे था, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे था, वो अब दूसरी फीड की ओर शिफ्ट होने लगता है। जैसे कि अब उसे काऊ का मिल्क या बफेलो मिल्क स्टार्ट किया जाता है और उसे जैसे कहने का मतलब वीनिंग स्टेज का मतलब 6 मंथ के बाद बच्चे को माँ के दूध के अलावा और भी आइटम खाने के लिए प्रोवाइड करे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि एक तो उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि जो माँ से इम्यूनिटी प्राप्त करी थी उसको वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रही है। दूसरा कि उसमें इन्फेक्टेड फूड की अब शुरुआत हो जाती है 6 मंथ से, क्योंकि बच्चे को अनहाइजीनिक रूप से अगर हम खिला रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों में डायरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और उसकी फीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि बच्चों को हम यहाँ पे एक नई शुरुआत कर देते हैं, बोतल फीड। बच्चों को दूध पिलाने के लिए बोतल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ कारण होते हैं। इस कारणों की वजह से बच्चों में 6 मंथ से 2 ईयर के जो एज ग्रुप है उसमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंस रहता है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं डायरिया होने के। अब आगे हम समझते हैं कि सिम्पटम क्या अराइज होंगे, क्या लक्षण दिखेंगे बच्चों में। शुरुआती में जो बच्चे को बहुत एक डायरिया लगेगा तो थोड़ा-सा इरिटेट टाइप का होता है, इरिटेशंस पैदा होगा और उसके प्यास उसको बहुत लगेगी, थ्रस्टी टाइप। धीरे-धीरे अगर और लूज़ मोशन वो कंटिन्यू कर रहा है, तो बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन के वो शिकार हो जाते हैं। अब डिहाइड्रेशन का हमें पता कैसे करना है कि बच्चों की जो आई होती है वो सनकिन प्रकार की हो जाती है, मतलब अंदर थोड़ी धसी हुई टाइप की हो जाती है, अंदर वो धँसने लगती है। और
बच्चे की जो पल्स है वो बिल्कुल कम वीक हो जाती है, यानी कि जैसे अगर हम उसको पल्स को भी फ़ील करेंगे तो बच्चे की पल्स भी हमें फ़ील नहीं होने लगेगी, कम होगी, बिल्कुल वीक हो जाएगी। बच्चों का बीपी है वो भी डाउन हो जाता है अगर हम समय पर इलाज इसका नहीं कर रहे हैं तो। और बच्चे में अगर धीरे-धीरे जैसे एब्डोमेन डिस्टेंशन भी होगा, यानी कि बच्चों में अगर डायरिया हो रहा है तो बच्चों में एब्डोमेन डिस्टेंशन होगा, एब्डोमेन पेन की वो कंप्लेंट करेगा, वॉमिटिंग होने के भी उसको बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएँगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे में कुछ ये प्राइमरी इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत एक क्या करना चाहिए? जैसे कि नज़दीकी हॉस्पिटल नहीं है या नज़दीकी कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो हमें फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो डायरिया होने पर फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड के रूप में जैसे कि हमें एक ओआरटी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी शुरुआत करनी है। यानी कि आज के टाइम में जो बात करें तो ओआरएस जो होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ये एक आसानी से उपलब्ध हो जाता है, चाहे आप डिस्पेंसरी हो या हॉस्पिटल हो या आम जैसे मार्केट है, वहाँ पर कोई मेडिकल की शॉप है, वहाँ पे आसानी से ओआरएस का सॉल्यूशन मिल जाता है। ओआरएस का सॉल्यूशन हमें बनाना कैसे, इसका विशेष ध्यान रखना है। जो पीने योग्य पानी है आप उसको ले सकते हैं, उसमें 1 लीटर पानी में पूरा आपको पैकेट डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है और बच्चे को वो देना है। इसके साथ-साथ अगर आपके पास ओआरएस भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, को जो घर पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी जैसे लिक्विड फॉर्म में आप बना सकते हो जिसमें शुगर और साल्ट की मात्रा एक पर्याप्त रहनी चाहिए। विशेषकर जैसे बात करें तो आप जैसे नींबू पानी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, खिचड़ी हो गई या कोई फ्रूट्स में जैसे हम बात करें तो कोई जैसे बच्चे को शेक दे सकते हैं लिक्विड। लिक्विड हमें सबसे ज़्यादा बच्चे को देना है, बस उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ये लिक्विड प्रॉपर टाइम से उसको देते रहेंगे तो और इसके साथ-साथ ही ओआरएस का घोल अगर आपके पास उपलब्ध है तो बहुत बेहतरीन है और बच्चे हैं तो आपके पास ओआरएस का पैकेट हमेशा घर पर 1-2 पैकेट रखने भी चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों में दस्त एक अचानक शुरू होते हैं और एक बहुत गंभीर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर हम ओआरएस और एक कुछ लिक्विड बच्चे को दे रहे हैं तो गंभीर कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। ओआरएस का घोल पिलाना कितना है? तो थोड़ा ये याद रखना है आपको, जब भी बच्चा लूज जैसे कि अगर बच्चे की एज 0 से 24 मंथ का है, यानी कि 0 से 2 साल के बीच में का है, तो जब भी वो लूज मोशन पास आउट करता है एपिसोड, तो उसे हमें करीब 50 से 100 एमएल ओआरएस का घोल देना है। और याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम जैसे बच्चे ने लूज मोशन आउट किया, हम उसे तुरंत 100 एमएल फ्लूइड देने 100 एमएल ओआरएस का घोल पिला दिया। वो बच्चा पिएगा ही नहीं, वॉमिटिंग करने लग जाएगा। हमें उसे सिप ऑफ वाटर के रूप में देना है, बहुत धीरे-धीरे, जैसे कि 1-2 एमएल दे दिया, फिर 1 डेढ़ मिनट हम रुके, फिर से हमने 1-2 एमएल उसको दे दिया और आप इसे या कप या चम्मच की सहायता से भी दे सकते हैं, जो कंफर्टेबल आपको लगे। कि अगर 2 साल तक का बच्चा है और वो लूज मोशन कर रहा है, तो करीब उसे 24 घंटे में हमें 500 एमएल ओआरएस का घोल तो पिलाना ही है। अगर बच्चा 2 साल से 10 साल के बीच में है, तो प्रत्येक वो जो लूज स्टूल पास आउट कर रहा है, उसमें हमें उसे 100 से 200 एमएल के बीच में ओआरएस का घोल देना पर एपिसोड। यानी कि जैसे कि एक बार लूज मोशन आउट किया, तो हमें नेक्स्ट आने तक करीब हमें 100 से 200 एमएल के ओआरएस का घोल देना है। 24 यानी कि 1 दिन में हमें करीब 1 लीटर ओआरएस का घोल बच्चे को पिला देना है। अगर बच्चा 10 साल से ज़्यादा है, तो उसे एज ए आवश्यकता जो उसकी जितनी डिज़ायर हो सकती है उतना देना चाहिए और 24 में यानी कि 1 दिन के अंदर बच्चे को करीब 2 लीटर ओआरएस का घोल पिलाना चाहिए। ये कुछ एक ओआरएस का एक गाइडलाइन हुआ कि आपको ओआरएस कितना देना है, तो आप उस हिसाब से दे सकते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन से आता है कि यार सर, हम बच्चे को ओआरएस का घोल तो पिलाते हैं लेकिन बच्चा वॉमिट करने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि बच्चे को आप जो ओआरएस का घोल दे रहे हैं, वो धीरे-धीरे देना है। यानी कि आप जैसे उसको 100 एमएल लगातार कंटिन्यू दे रहे हैं। आपको याद रखना है कि जो टी स्पून होता है, उसमें 5 से 6 एमएल ओआरएस चला जाएगा। 5 से 6 एमएल यानी 1 टीस्पून बराबर 5 एमएल होता है। थोड़ा-सा आप याद रखना है। तो अगर उस बच्चे को हम एक साथ ज़्यादा दे रहे हैं, तो बच्चे में जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होने लगेगा, जिससे बच्चा वॉमिट कर देगा। इसलिए बच्चे को धीरे-धीरे ओआरएस पिलाना है। 1-1, 2-2 एमएल ऐसे पिलाना है, कुछ रेस्ट दिया, फिर से दिया, लेकिन हमें ओआरएस कंटिन्यू देना है।
अगर आपने ये सब ओआरएस दे लिया, इसके बाद बच्चा को लूज मोशन है, तो आपको नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है आपको वहाँ पे जाना है। विशेषकर पानी की कमी है यानी कि डिहाइड्रेशन, उसको एक असेसमेंट किया जाता है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पैरामीटर्स है, जैसे सबसे पहले बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछा जाता है कि बच्चा को जो लूज मोशन है वो कितनी बार पास आउट हो रहा है, कितने एपिसोड कर रहा है। जैसे कि वो जो भी जवाब देती है कि बच्चा 2 या 3 बार जा रहा है, या बच्चा 4 से 10 बार जा रहा है, या 10 से ज़्यादा जा रहा है। फिर पूछा जाता है कि वॉमिटिंग कितनी बार कर रहा है, वॉमिटिंग की कंडीशन कैसी है, कि या वो नॉर्मल कर रहा है या कुछ कर रहा है, या जैसे उसको कुछ खिलाते हैं और वो तुरंत वॉमिटिंग कर देता है। प्यास उस बच्चे को कैसी लग रही है, या बच्चे को ने पीने से बिल्कुल मना कर दिया, बच्चा बिल्कुल ओरली नहीं ले रहा, या वो यूरिन पास आउट कितने समय से कितना समय हो गया है कि उसको यूरिन पास आउट किए। तो इस प्रकार जो माँ के जो क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, माँ के जो भी आंसर होते हैं, उनके आधार पर एक असेसमेंट किया जाता है। और आप ये एक इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये इस प्रकार के कुछ पॉइंट होते हैं। ग्रीन टाइप का ये आपको ये बॉक्स बना रखे हैं, अगर इन कंडीशंस में है तो बच्चे को नो डिहाइड्रेशन, बच्चे में डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर वो येलो कलर जोन में आ रहा है तो बच्चे को माइल्ड डिहाइड्रेशन है, यानी कि पानी की कमी है लेकिन बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब नहीं है। और रेड में आ रहा है तो बच्चे की सीवियर डिहाइड्रेशन है, बच्चों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। अब इन तीनों का असेसमेंट करने के बाद वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि बच्चे को एडमिट करना है या सुपरविजन करना है, या बच्चे को घर पे भेजना है। तो इस दौरान जैसे कि अगर बच्चे में को नो डिहाइड्रेशन, यानी कि बच्चे को जो ये लाइट ग्रीन कलर में है, अगर इस प्रकार के जो इंडिकेशन देखने में, असेसमेंट करने में मिलते हैं, तो ये जो कंडीशन है ये जब ही होगी जब आपने घर पे एक ओआरएस अच्छे से पिलाया है और उसको लिक्विड फ्लूइड अच्छे से दिया है, तो बच्चे को हम बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर वो हमें इस कंडीशन में जैसे हॉस्पिटल में मिलता है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे सपोर्टिव जो सप्लीमेंट्री मेडिसिन होती हैं, जैसे ओआरएस देंगे, और इसके साथ साथ ही जैसे कुछ सप्लीमेंट्री के रूप में जैसे जिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। जिंक पे हम एक अलग विशेष चर्चा करेंगे कि जिंक का दस्त के दौरान क्या रोल होता है। तो इस प्रकार के सप्लीमेंट्री दिया जाता है, और इसके साथ साथ ही जो बच्चे की जो माँ है या पेरेंट्स हैं जो भी हैं उनके, तो उनको कुछ अलार्मिंग साइन बताए जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा अचानक से वॉमिट करना बहुत तेज बढ़ जाता है, या बच्चा ओरल इनटेक नहीं कर रहा है, या बच्चा बिल्कुल एक लेथार्जिक जैसा कंडीशन हो रही है, तो उसको तुरंत अस्पताल में लेके आना है, या उसको तुरंत उसमें वेट एंड वॉच नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल लेके आना है। नहीं तो आप इसको घर पर ही मैनेज कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, और साथ साथ ये बताया जाता है कि अगर आप बच्चे को 3 दिन के अंदर अगर बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है लूज मोशन में, तो आपको फिर से हॉस्पिटल की ओर विजिट करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी जो कंडीशन है, जैसे जो मैंने येलो जोन के ये क्राइटेरिया बता रखे हैं, इस प्रकार का अगर वो कंडीशन में आता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को अंडर सुपरविजन हॉस्पिटल के अंदर ही रखना है, और हम अंडर सुपरविजन में उसको जो भी ट्रीटमेंट है वो शुरू किया जाता है। और विशेषकर यहाँ पर भी आपको ओआरएस का सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो ओआरएस ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक अलग अलग उसका एक रेट होता है, जैसे कि 70 ml पर केजी के हिसाब से उसको दिया जाता है विद इन 4 आवर्स में। एक अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। लेकिन बच्चे की अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है, यानी कि रेड जोन के जो इंडिकेटर्स ये अगर बच्चे में शो हो रहे हैं, कोई से भी 2 कारण अगर भी इनमें शो हो रहे हैं, तो बच्चे एक सीवियर कंडीशन में है, तो बच्चे को इमीडिएट आईवी फ्लूइड या आईवी लाइन जो भी फ्लूइड्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो शुरुआत किया जाता है। बच्चों में जब दस्त लगते हैं तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट के जो कंटेंट हैं वो बहुत लॉस हो जाते हैं, और बच्चे को भूख भी बहुत कम लगती है। रखना है, अगर बच्चा मदर फीड पर है तो हमें कंटिन्यू ही देना है, उसको स्टॉप नहीं करना है। अगर आप उसको स्टॉप करोगे तो एक तो डायरिया बच्चे में पहले से ही है, और दूसरा उसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने की संभावना, यानी कि एक कुपोषण होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चे को कंटिन्यू डाइट देना है, फीडिंग उसे हमें कंटिन्यू रखना है। लेकिन जो डाइट भी होंगी उसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो नॉर्मल डाइट नहीं देना है, जो हम जो डेली जीवन में खाते हैं उनसे कुछ थोड़ा हट के देना है। जैसे कि जब हम उसको जो डाइट होगी उसमें वो ऑयल, फैट और शुगर, ये तीनों उसमें कंटेंट होने चाहिए। जैसे आप खिचड़ी बना रहे हो तो उसमें एक अच्छे से उसमें ऑयल डाल सकते हो। जैसे राइस है, चावल दे रहे हो तो आप मिल्क के साथ दे सकते हो। दूध, दही है, दही में आप शुगर मिला के दे सकते हो, या कोई शेक बना सकते हो, जैसे बनाना को मैश करके उसका शेक बना सकते हो। आलू दे सकते हैं बच्चे को। तो इस प्रकार कुछ एक स्पेशल डाइट देनी है। अब ये कब तक देनी है कि बच्चा की रिकवरी भी हो जाए, यानी कि बच्चे को लूज मोशन भी
फिनिश हो चुका है, फिर भी हमें इसे कंटिन्यू जब तक देनी है जब तक कि जिस एज में, क्योंकि जो लूज मोशंस में क्या होता है कि बच्चे का जो वेट है बहुत रिड्यूस हो जाता है, तो हमें उसको जब तक देना है कंटिन्यू इस प्रकार की डाइट, एक स्पेशल डाइट, जब तक कि जिस एज में जितना वेट और हाइट होनी चाहिए वो जब तक उतना वो प्राप्त नहीं कर लेता है। तो इसके लिए आप वेट और हाइट के लिए नियर बाई कोई आपके आंगनबाड़ी सेंटर है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और बच्चे का पूरा जैसे हाइट और वेट आप मॉनिटर वहाँ से करवा सकते हैं। लेकिन कुछ हाई फाइबर और हाई वेजिटेबल हो, जिनमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं देने। जैसे कुछ उदाहरण देखें, जैसे भिंडी की सब्जी है वो हमें नहीं देनी चाहिए, जो कद्दू है वो हमें नहीं देना चाहिए, अचार नहीं देना चाहिए, आम, अमरूद, इस प्रकार के जो फ्रूट्स हैं वो हमें बिल्कुल बच्चे को ज़्यादा नहीं देने चाहिए। अगर आप एप्पल भी दे रहे हो तो उसको पूरा से छील के आप उसको देना है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे जो हाई फाइबर होते हैं, जैसे गाजर हो गया, गाजर भी हमें नहीं देनी चाहिए। तो जिनमें फाइबर ज़्यादा युक्त है, बीन्स होती हैं, वो भी बीन्स की सब्ज़ी बच्चे को नहीं खिलानी है। मीठे स्वीट्स जो पोटैटो होते हैं, आलू होते हैं, वो बिल्कुल नहीं देना, नॉर्मल आलू होते हैं वो ही देना है। और पनीर की सब्ज़ी नहीं देना है। अचार या जंक फूड, जो फास्ट फूड, मसालेदार सब्ज़ी, हमें ये बिल्कुल चीज़ें नहीं देनी है। गन्ने का जूस भी हमें नहीं दे। बच्चे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो बच्चा शॉक में जा सकता है, या सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हार्ट फेल हो सकता है बच्चे का, या मेंटल रिटार्डेशन, जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, जिससे बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो इतना डेवलपमेंट नहीं होगा। बच्चे में की जो किडनी है, किडनी से संबंधित भी समस्या से उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब भी बच्चे को डायरिया हो उसका समय पर इलाज करना चाहिए। यानी कि दस्त लगने को किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो हमें कुछ पॉइंट हैं वो हमें हमेशा याद रखने हैं। आप जब भी बच्चों को खाना दें पूरी तरह वो हाइजेनिक हो, और पर्सनल हाइजीन आपके अच्छे होने चाहिए कि साफ एंड जो आपका जो पूरा जो एरिया है वो साफ रहना चाहिए। किचन बिल्कुल साफ रखनी चाहिए, वहाँ पे कोई आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि सरकार ने चला रखा है स्वस्थ भारत अभियान, उसी की तरह जैसे हमें घर और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रखना है। और हमेशा पानी एक अच्छा सेफ ड्रिंक वाटर होना चाहिए। आप हमेशा या तो फिल्टर का पानी पी सकते हैं या बॉईल करके भी पी सकते हैं पानी को। आपका पानी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों में दस्त लगने के कारणों में। तीसरी बात कि जब भी हम बच्चे को कुछ खिलाएंगे तो सबसे पहले हमें हैंड वॉश जरूर करना है। हैंड वॉश आपका सबसे मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो बाहर तो कुछ खाने जाता नहीं है, उसको हम जो वेक्टर होते हैं, वाहक होते हैं, खुद पेरेंट्स ही होते हैं। तो हमें बच्चे को हमेशा हैंड वॉश करके ही बच्चे को खाना खिलाना है। हमें बच्चे को ऐसा खाना बिल्कुल नहीं देना है जो डस्ट या किसी मिट्टी या डस्ट, जैसे कि बाहर आप आउटसाइड में जो भी खाते हैं तो वो इतना उसमें डस्ट या पार्टिकल्स उसमें मिले होते हैं जो बच्चों में डायरिया के कारण बन सकते हैं। या जहाँ पर जैसे बहुत सारी मक्खियाँ हो रही हैं, इतने ठेले लगे हो रहते हैं, ऐसा हमें वहाँ पर खाना बच्चों को बिल्कुल नहीं देना उस प्रकार का। और इसके साथ साथ ही हमें बच्चों को हाई जैसे मसाले टाइप के होते हैं वो भी हमें बिल्कुल उसे नहीं खिलाना है। और बच्चे का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों को विशेषकर बोतल जो फीड होती है वो हमें बिल्कुल नहीं करानी। हमेशा कटोरी चम्मच से ही मिल्क देना है बच्चे को। बोतल फीड बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है छोटे बच्चों में डायरिया होने के कारण में। चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं और हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।